अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़ की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक बड़े स्पेशल गेस्ट के साथ। इससे पहले कि आज के स्पेशल गेस्ट से आपकी मुलाकात कराएं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हम राउंड अप ना करें ARY के ड्रामों का। मंडे ट्यूसडे को आप लोग देखते हैं बिरयानी एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुका है। पिछले 2-3 हफ्तों से मुझे जो बड़ी एक कंप्लेन थी कि हम मीरान और निसा के सीन्स नहीं देख पा रहे थे, फ्रेश सीन्स उनके नहीं मिल रहे थे, तो अब मीरान और निसा एक सफ़र पर निकल रहे हैं और उस सफ़र में वो दोनों एक साथ होंगे और क्या उनके जो रिलेशनशिप है उसमें क्या तब्दीली आएगी, कैसे तब्दीली आएगी, उसको लेके मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। जिसकी तुम शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती, तुम उसकी बराबर वाली सीट पर बैठकर सफ़र कैसे कर सकती हो? शाम तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी सहना पड़ता है, यही सीखा है मैंने आपसे। अगर मेहमानों को बिठाकर सूखे मुंह बात करूंगा तो मेरे पंखी परिंदों को भी बहुत बुरा लगेगा, और खासकर मीर गौहर जमान की साहिबजादी। मुझे बेटी बना के पेश करने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है क्यों? तकरीरन आपके यहाँ रिश्तों का मतलब कुछ और होता है। आप लोग बताएं, आपको क्या लगता है कि बिरयानी अब किस डायरेक्शन में जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि बिरयानी की अब ज़्यादा किस्तें रह नहीं गई। समझने वाली बात और पता करने वाली बात यह है कि बिरयानी को कौन सा ड्रामा रिप्लेस करेगा। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप गेस करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। कभी कभी हमारे व्यूअर्स के पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उनके पास इंसाइट होती है, तो मैं चेक करना चाहता हूं कि आप लोगों के पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। वेडनेसडे और थर्सडे को हम लोग देखते हैं शरपसंद। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी शरपसंद की 2 बेहतरीन एपिसोड्स आपने देखी होंगी। फरासत जी, क्यों गले पड़ गए ये लोग आपके? ये देंगे ना आपको कर्ज। हाँ, तो गलती भी तो इन्हीं की है ना। की है, गले पड़ गई है मेरे। एक इंसान जो कुरान शरीफ के ख़त्म की फिक्र में आपके गेट पर आके खड़ा हो जाए, वही इंसान किसी बुजुर्ग के साथ फ्रॉड कैसे कर सकता है? इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप कभी बाप नहीं बन सकते। तुम देखो कितने कपल्स होते हैं जिन्हें औलाद की खुशी 10-15 साल तक नसीब नहीं होती है। जो इश्क था वो दर्द बन गया। शरपसंद के बारे में जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है वो ये कि अगर आप देखें तो एक ट्रैक है आपके पास फिदा और सनम का, एक फरासत साहब का ट्रैक है, फरासत साहब की बेटियों का अलग पूरा एक ट्रैक चल रहा है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड ऑफ कोर्स देन यू हैव गॉट हीरा मानी एज वेल, जिनका अपना एक पूरा कैरेक्टर आर्क है जिसको अगेन ऑडियंसेस बड़ा पसंद कर रही है और उससे भी बहुत इंगेज्ड है। सो इतने सारे ट्रैक्स जब यूजुअली एक ड्रामे में होते हैं तो बहुत रेयर होता है कि ऑडियंस हर एक ट्रैक में उतना ही इन्वेस्ट हो जाए जितना वो किसी एक में होती है, जितना वो सेंट्रल प्रेमिस में होती है। तो अगेन बिग शाउट आउट टू एहसन तालिश जो कि डायरेक्टर हैं इस ड्रामे के, सारा सादैन जिन्होंने ये ड्रामा लिखा, एंड ऑल द कास्ट मेंबर्स। हमेशा मैं नुमान इजाज़ साहब की बहुत तारीफ़ करता हूँ, लेकिन नुमान इजाज़ साहब के साथ साथ उनकी तारीफ़ अपनी जगह हिरा हो, अफ़ान हो, हरीम हो, सब ने बहुत खूबसूरती के साथ अपने किरदारों को निभाया है। इवन द सपोर्ट कास्ट, वो अदाकार जैसे सारा हैं जो नुमान इजाज़ साहब की बेटी का रोल प्ले करी ईमान का, उन्होंने भी बहुत अच्छी अदाकारी की है। एहसन अफजल खान एक किरदार में, वली के किरदार में हमें नज़र आ रहे हैं, उनके सीन्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ओवरऑल शरपसंद में इतना कुछ हो रहा है, और यूजुअली किसी ड्रामे में जब इतना कुछ हो रहा होता है तो ऑडियंस का इंटरेस्ट डिवेंडल कर जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है देखने के लिए कि आगे फरासत साहब के साथ क्या होगा। आपको क्या लगता है क्या होगा? दोबारा मैं यही कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। पिछले हफ्ते नया ड्रामा शुरू हुआ, मेरी ज़िंदगी है तू, और इसके बावजूद कि उस ड्रामे में बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर थे, पूरी अटेंशन ऐसा लगा कि एक साइबर ट्रक ले गया। इस लड़के से जितनी दूर भागने की कोशिश करते हैं वो किसी ना किसी तरह हमारी जिंदगी में आ ही जाता है। हेलो अंकल। आप ग्रेट हो अंकल। उसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है, और जब भी लगता है कि वो कुछ अच्छा करने लगा है वो दुनिया की सबसे बुरी चीज कर देता है। ऐसा अगर थोड़ा सुधरा हुआ होता ना, बात ही कुछ और होती। मैं खुद उससे जान छुड़ाना चाहती हूँ, उसको देख के मुझे सिर्फ ये फील होता है कि ये मेरी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। That's why I'm stressed। आओ अंदर आओ। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल, आप बड़े हैं, आप प्लीज आगे चलें, आगे पीछे। और वो तो देखो जरा शैतान को नीचे मौलवी लेकर आ गया। करना आया हूँ निकाह। किसके साथ? तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से करूँगा। काफ़ी सुधर गया हूँ मैं।
बहुत चेंजेस आए मेरे अंदर, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। ऐसा लोग कहते हैं मेरे बारे में। मुसद्दिक मलिक ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया एंड सो फार आई थिंक ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। इट्स टू सून टू से कि बिलाल और हानिया का ये जो ड्रामा है ये किस तरफ जाएगा, कहानी किस तरफ जाएगी, ऑडियंस की मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशन है इस ड्रामे के साथ। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि 7-8 एपिसोड्स के बाद हमें मुकम्मल तौर पे अंदाज़ा होगा कि ये कहानी और उसके किरदार कैसे हैं। आपको क्या लगता है? दोबारा कहूँगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल ख़वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है आपको आज की हमारी गेस्ट से मिलाने का। आजकल आप ARY की स्क्रीन्स के ऊपर इनको दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं। अल्टीमेट मुकाबला की भी ये एक कंटेस्टेंट हैं और उसके साथ साथ इनका एक ड्रामा पल दो पल जो कि बड़ी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेके आ रहा है, व्यूज़ लेके आ रहा है, जिसको आप बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। उसकी ऑलमोस्ट 80+ एपिसोड्स भी हो चुकी हैं, उसका भी वो हिस्सा है। ख़वातीनो हज़रात, आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, बस पे आ रही है अरीज चौधरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अरीज, कैसी हैं आप? हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। प्लीज़ बैठें। भाई आप तो आजकल ARY की स्क्रीन्स पे छाई हुई हैं। एक आपका ड्रामा आ रहा है नॉन स्टॉप 5 days a week, हम आपको पल दो पल में देख रहे हैं। उसके बाद अल्टीमेट मुकाबला वो भी आ रहा है पूरा वीक ऑलमोस्ट। कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे फील करेंगे आप अरीज, ऑब्वियसली। अल्टीमेट मुकाबला में ज़्यादा देख रही हूँ क्योंकि उसमें गेम्स वगैरह और अपनी एक्टिविटीज़ देख रही होती हूँ तो। लेकिन पल दो पल की भी 80+ एपिसोड्स होगी या, और ये भी बहुत अच्छा जा रहा है। और इसमें भी एक जो कैरेक्टर है उसमें एक फ्लिप है, तो पर कभी कभी देख के लगता है कि यार मैं बहुत नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और मुझे DMs में भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। ये सफर शुरू हुआ क्रिटिसिज्म का नताशा से, कभी मैं कभी तुम, पिछले साल आई थिंक अराउंड दिस टाइम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इसी टाइम पे खत्म हुआ था, खत्म होने वाला था ये, आई थिंक यही टाइम था, एंड चल रहा था। तो 1 साल आपने और कुछ नहीं किया, ये 2 चीजें की है ना? नहीं, बीच में गैप काफी आ गया ना? हाँ, बीच में गैप था बिकॉज आई वाज आल्सो नॉट हियर, आई वाज ट्रैवलिंग। अच्छा, हाँ, सो आप क्योंकि ब्यूटी क्वीन भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा रह चुकी हैं, और पेजेंट्स पे भी आपका इंटरेस्ट है, आप परफॉर्म भी करती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो क्या मुझे थोड़ी जर्नी के बारे में बताएं उन लोगों को जिनको आपकी उस जर्नी का नहीं पता। मुझे तो पता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों को बताएं जिनको नहीं पता। आई थिंक अब तो सब लोगों को पता है, पता चल गया मिस पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आजकल लोग कर रहे हैं, और अभी भी आपने देखा होगा मिस यूनिवर्स में भी पाकिस्तान की लड़कियां जा रही हैं। और आई थिंक अब लोगों को पता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पैजेंट और अबाउट लुक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट योर होल पर्सनैलिटी। मतलब आप, और ज़्यादातर इसमें आपका चैरिटी वर्क काउंट हो रहा होता है कि कोई ना कोई कॉज होती है जिसके लिए आप काम कर रहे होते हैं। लाइक हर पैजेंट एक डिफरेंट कॉज के लिए होता है, तो उसके लिए आप पहले काम करते हैं, लाइक 500 आवर्स अपने कंप्लीट करते हैं, तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं और फिर आपकी बाकी चीज़ें काउंट होती हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब आपने कभी तुम में नताशा का रोल किया था, एंड क्योंकि आपने वो रोल इतना अच्छे तरीके के साथ किया था कि मुझे याद है कि आपको बहुत उस पर क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया था, एज इफ लोगों को लगा कि आप असल जिंदगी में असल में याद होगा एयरपोर्ट पे कितने सीन्स हुए थे, और मैं खुद परेशान हो गई थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे ड्रामे में उन्होंने शो कर दिया है। लाइक आई वाज नॉट वाचिंग द होल एपिसोड्स, तो वो मुझे बार बार पॉइंट आउट करते कि ये तो मर गई है ना, इससे तो खुदकुशी कर ली। मैंने कहा मैंने खुदकुशी कहाँ की है? मैंने अपने मैनेजर से पूछा, उसने कहा मैम वो आपने ड्रामे में खुदकुशी दिखाई है, तो इसलिए वो सब पूछ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद पल दो पल में भी आपने एक नेगेटिव कैरेक्टर ही चूज किया, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये वजह नहीं है, मैं बताती हूँ। असल में होता ये है कि इसमें भी मेरे पास चॉइस थी कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर था, लेकिन उसमें दिखाया ये जा रहा था कि मर्द हजरात जो नॉर्मली वो अपनी तरफ से हर चीज़ गलत करे सही करे, उनको ठीक दिखाया जाता है, लेकिन फीमेल को बीइंग अ पाकिस्तानी, जो भी हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली जो सोसाइटी ने बनाया हुआ है, तो उसमें वो ये दिखाया जाता है कि औरत को बर्दाश्त करना है, और मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। अच्छा। एंड आई कैन नॉट प्रमोट इट लाइक ऑन टेलीविजन, क्योंकि मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं या जो लोग भी मुझे एक मोटिवेशनल तरीके से भी देखते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो ये चीज़ हजम करें। तो बेशक नेगेटिव
मुझे पता है आप इसी क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे फंसा हुआ है वो सवाल, क्योंकि जो आपका किरदार फिर कर रहा है वो कोई अच्छा तो नहीं कर रहा कि उसने एक शादीशुदा शख्स की जो हस्ती बस्ती जिंदगी थी उसमें उसकी बीवी के साथ लड़ाइयाँ कराई। बुरे किरदार प्ले करना प्रेफर करेंगे क्योंकि बुरे के साथ बुरा होता है, बजाय ये कि कोई ऐसा पॉजिटिव किरदार प्ले करें जो कि ऑलरेडी उसको दबा हुआ नहीं, मैं नहीं चाहती, या तो फिर कोई पॉजिटिव कैरेक्टर जो बहुत इस चीज़ से रिलेटेड ना हो, दैट आई कैन डू, बट मुझे भी ऐसा कोई स्क्रिप्ट में मिला नहीं है जिस पे मैं ये कहूँ कि हाँ ये पॉजिटिव कैरेक्टर और मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि इन फिल्म जो एक अभी नहीं आई है और एक आ चुकी है तो उसमें मेरा पॉजिटिव कैरेक्टर एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा प्ले किया है। तो या तो फिर कुछ डिफरेंट होना चाहिए, मैं ये नहीं दिखा सकती या मैं ये नहीं प्रमोट कर सकती कि औरत बेचारी रो रही है और वो बस बर्दाश्त करे। ये मुझसे नहीं होता। आपको यूजुअली किस तरह के कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं? अच्छा, ये है कि मुझे एक बार नेगेटिव करने के बाद मुझे मोस्टली नेगेटिव कैरेक्टर्स ही ऑफर होते हैं, बट समटाइम्स आई डू गेट चॉइस कि ये पॉजिटिव है और ये ऐसा है। तो अब इसमें ये हुआ था कि इसमें बहुत रोना धोना था इस कैरेक्टर में, जो मतलब जब मुझे इसमें चॉइस मिली थी। वफा के किरदार नहीं, वफा हाँ दूसरा शर्मीन वाला किरदार, आई थिंक शर्मीन वाला था। तो मैंने सोचा कि ये जो मेरे वाला है वफा वाला, इसमें ट्विस्ट था। शर्मीन वाला था कि वो ऐसा बिल्कुल ऐसे जा रहा था, और वफा वाला ये था कि वो पहले गरीब है और फिर वो अच्छी है बहुत ज़्यादा, उसके बाप की डेथ हुई है, वो बहुत मासूम लड़की है, वो उसकी मासूमियत दिखाई है। और फिर उसके बाद जब वो एकदम से चेंज होती है ना अमीरत देख के और चीज़ें देख कर, तो वो जो ग्रेडीनेस उसके अंदर आती है, उसके बाद जो वो नेगेटिव होती है, वो एक ट्विस्ट जो था आई थिंक वो लोगों को पसंद है। तो इंटरेस्ट हुआ कि यार कि इसमें वेरिएशन ज़्यादा है। आई थिंक आई थॉट कि इसमें ट्विस्ट की वजह से आपके पास एक्टिंग का मार्जिन भी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आई थिंक मैंने ये किया है वफा। मैं तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ड्रामा बड़ा सक्सेसफुल है, उसकी बड़ी अच्छी रेटिंग आ रही है, स्लॉट अपना लीड कर रहा है जिस स्लॉट में ये ड्रामा एयर हो रहा है, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। आपको पर्सनली किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? मुझे इसका अच्छा फीडबैक मिल रहा है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मुझे इस पे वो वाला फीडबैक नहीं आ रहा जैसे कि कभी मैं कभी तुम में था। हाँ, बट आई थिंक एवरी ड्रामा हैव देयर ओन जर्नी, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ हमें ज़्यादा फील करना चाहिए, क्योंकि ये एक घरेलू कहानी है और इसमें ये सब चीज़ें जो दिखाई हैं कि एक लड़के का माइंडसेट कैसा होता है कि उसको औलाद में अगर बेटा चाहिए तो वो कैसे रिएक्ट करता है, तो लोगों को ये स्टोरीज देखना पसंद है, तो उस हिसाब से इट इज़ गोइंग गुड। बट मुझे पर्सनली थोड़ा, मैं चाहती हूँ कि अब हमारे स्क्रिप्ट्स में थोड़ा चेंज आना चाहिए, स्क्रिप्ट में चेंजेस आने चाहिए। तो अगर आप देख ही नहीं रही तो आपको कैसे पता कि कैसे ड्रामे बन रहे हैं? नहीं, आई थिंक ये जो 7 PM वाले और 9 PM वाले हैं वो सेम कैटेगरी में चल रहे हैं। जो 8 PM वाले हैं वो स्टोरीज थोड़ी डिफरेंट है, उनमें ट्विस्ट है, जैसे कि अभी भी कुछ और ड्रामास भी आए हैं वो अच्छे हैं और वो उनको मैं थोड़ा बहुत देख भी रही हूँ। क्या आप प्रेफर करेंगे यार मैं 8 PM वाला ड्रामा करूँगी, उसमें चाहे रोल छोटा भी हो बनिस्बत ये कि चलें अगर 9 में, ये कभी सोचें आती हैं आपको या नहीं? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक टाइम स्लॉट्स का इतना मैटर नहीं होता अनटिल अनलेस आपका स्क्रिप्ट कैसा है और आप परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप 9 PM वाला, जैसे मैंने इससे पहले किया था एक ड्रामा था जो वो पागल सी जी, और वो बहुत शुक्र है नाम याद आ गया आपको। आ गया। मैंने कहा यार अपने ड्रामे का नाम नहीं याद आ रहा रिच को। नहीं, वो ड्रामा बहुत हिट हुआ था। हाँ, हुआ तो था। ऐसा नहीं होता है कि आपको टाइम स्लॉट की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है। आई थिंक ये बस इट्स अबाउट यू आर ओपन टू इट। आपको अच्छा कैरेक्टर चाहिए परफॉर्म करने के लिए, मार्जिन वाला कैरेक्टर हो तो आप अच्छा कर लो। अल्टीमेट मुकाबला के बारे में बताएं, अल्टीमेट मुकाबला में आप कैसे पहुंच गई ड्रामे करते करते? यार मुझे गेम्स बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ, मतलब कौन सी वाली गेम्स? मेंटल गेम्स, माइंड गेम्स पसंद है आपको या फिजिकल एक्टिविटी वाली गेम्स पसंद? माइंड गेम्स भी मुझे पसंद है और बट फिजिकल गेम्स मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं शुरू से मैंने शायद पहले भी इंटरव्यू में बताया कि मैं जिम वगैरह इतना नहीं करती, बट जैसे बैडमिंटन हो गया या जो चैलेंजिंग गेम्स होती है वो मुझे करना पसंद है। बट क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल हो गए या हमारी गैदरिंग में जितने भी लोग हैं वो लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं रहा है कि वो लोग इन सब चीज़ों के लिए निकले। जैसे कि मुझे साइकिलिंग करना पसंद है, तो अब ये अल्टीमेट मुकाबला बहुत बहुत अच्छा रहा है और मुझे इसमें बहुत मज़ा आया है। बल्कि मैं सबको कहूँगी कि इसमें लाजमी हम लोगों को मतलब सबको जाना चाहिए। इसमें ये जो
आपको खुद के बारे में भी पता चलता है कि आप क्या कर सकते हैं। इसमें कुछ गेम्स थी जिसमें मुझे ये समझ में आया कि मेरी बॉडी इस चीज़ में बहुत अच्छी है, और कुछ गेम्स ऐसी थी जिसमें मुझे लगा कि हो सकता है कि अगर मेरा पार्टनर ठीक होता या मैं ठीक होती तो ये अच्छा हो जाता, और कुछ गेम्स में ये लगा कि मेरे पार्टनर की वजह से मैं बच गई हूँ और मैं उसमें अच्छी नहीं थी। अच्छा, मुझे थोड़ी अंदर की खबर आई है कि आप अपने पार्टनर से खुश नहीं रही। कौन सा पार्टनर? इसमें बहुत सारे पार्टनर्स थे। कुछ है आपको पार्टनरशिप, और जिस तरह से ये पार्टनर्स चूज किए जाते हैं इस प्रोसेस से आपको थोड़ा सा है इख्तिलाफ, क्या ये सच है? जोड़ियों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? नहीं हसन, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ क्योंकि नहीं मुझे लगता है कि यही ट्विस्ट सबसे अच्छा था। अच्छा, कि आपके बताए बगैर आपके पार्टनर्स चेंज हो रहे थे, और अगर चेंज हो रहे थे तो उनके लिए जो जो गेम्स खेलनी पड़ी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। मतलब ऑल द टाइम इट वाज लाइक अटेंशन सीकिंग। तो ये एक अच्छी बात थी। अब तक के आप अपने किस पार्टनर को सबसे अच्छा पार्टनर रेट करें? ओके, इस हफ्ते यू आर पेयर्ड विद फवाद बहुत अच्छा पार्टनर पहले इफ्तिखार फवाद बहुत अच्छा पार्टनर, बहुत अच्छा पार्टनर है। ओके है मतलब बहुत अच्छा पार्टनर रहा है उसमें, क्योंकि कुछ जैसे कि फिश बनाने वाला जो काम था ना हसन, मैं कुकिंग में मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे ये भी नहीं पता कि सैलेड में क्या चीज़ कब डालनी है, या फ्रिज में कौन सी चीज़ को ठंडा होने रखते हैं और किसको नहीं रखते हैं। और मैं पूरा टाइम रास्ते में फवाद को कह रही मुझे फिश, मुझे सैलेड कुछ नहीं आता बनाना, बट तब ही वाज लाइक रीच, तुमने टेंशन नहीं लेनी, मैं कर लूँगा। और उसने वाकई किया, वो फिश बना रहा है और मैं कितनी दूर मील कैमरे से भी आउट हो गई कि वो कहाँ जा रहे हैं। उसने जैसे ही फिश डाली और मैं साइड पे हो गई। हाँ, और इससे पहले इफ्तिखार के साथ आपकी पार्टनरशिप थी? हाँ, इफ्तिखार के साथ भी। वो आपको ज़्यादा नहीं पसंद आई पार्टनरशिप? नहीं, इफ्तिखार के साथ भी ठीक था। शुरू में हमारी थोड़ी सी बॉन्डिंग का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उसके बाद हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। मतलब वो भी बहुत फनी है, और हम लोग काफी जैसे फवाद को आप अप्रिशिएट कर रही हैं और आपको लग रहा है कि उनकी वजह से नहीं, इफ्तिखार ने बहुत अच्छा खेला। मैं बल्कि उनको अंडर एस्टिमेट कर रही थी। मैंने कहा यार ये क्या खेलेंगे, इनसे कैसे होगा, पर वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। आपने देखा वो जो कीज वाला था, तो उन्होंने मुझे पहले बता दिया कि अरीज कीज यहाँ नहीं यहाँ पड़ी होंगी, और आपने देखा वो पहली दफा में ले आए थे। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। और कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जिसके साथ आप चाहती हैं कि यार पार्टनर किया जाए आपको? सभी थे, मुझे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग। अच्छा, ये आपको किसी ने न्यूज़ ही बहुत गलत मुझे कुछ पता चला है कि वहाँ पे ऑफ कैमरा होती नहीं है कुछ आपस में। हो सकता है कि बाकियों को मुझसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, मैंने तो जनरल एक बात की कि ऑफ कैमरा वहाँ पे बाकियों को मुझसे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कभी कभी मैं खेलते वक्त जब मुझे लगता था कि मेरी बॉडी को कुछ ज्यादा दर्द महसूस हो रहे हैं, तो मैं कहती थी अल्लाह हाफिज मैं वापस आ जाती थी। तो उन चीज़ों से कुछ पार्टनर्स को हो सकता है प्रॉब्लम हो। ख़वातीनो हज़रात, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अरीज के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। अच्छा अरीज, मैडी के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हुई, माहम के साथ कैसी बॉन्डिंग थी? माहम के साथ भी थी मेरी। माहम का ये होता था, वो बस अपने आप में लगी रहती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि गेम को आप सीरियस लें, लेकिन बहुत ज़्यादा सर पे जब आप सवार करते हैं और फन से बाहर निकलते हैं ना, तो फिर आप स्ट्रेस फील करना शुरू हो जाते हैं। और मुझे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं पसंद। मैं कोई भी चीज़ करती हूँ बहुत स्टेप बैक कर लेती हैं जहाँ पे आपको लगेगा नहीं, मैं बहुत काम नहीं करती। आप देखिए उसमें एक गेम है जिसमें हम ब्लॉक्स रख रहे थे, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग गेम थी। और शुहेब ने 2 बार मुझे कहा कि ये गिराओ और दोबारा बनाओ। और रिजवान केम, और रिजवान ने मुझ पे एक बार चीखना शुरू किया। मुझे वो बहुत बुरा लगा, और मैंने उसको बाद में कहा कि मुझ पे चीख कोई भी नहीं सकता। तो लेकिन मैंने उस वक्त मैं पैनिक नहीं हुई, मैं फिर भी बहुत आराम से करी थी। मुझे पता था टाइम भी बहुत शॉर्ट था, लेकिन आप यकीन करो हसन, मैंने बिल्कुल आराम से सेट करके, बिल्कुल जल्दबाजी में जो यूं वाला था, ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बिल्कुल आराम से रखा और हो गया। तो मतलब मैं पैनिक करना पसंद नहीं करती। तो गुस्सा आप नहीं, जवाबन कभी आपको नहीं चाहा कि यार कि मैं भी? इस पूरे थाईलैंड में किसी ने मुझे गुस्से में नहीं देखा सच में। कभी फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है बंदा। मुझे लगता है कि उन्होंने हमें इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया था कि हम फ्रस्ट्रेट हो ही नहीं सकते। अच्छा एनवायरनमेंट, बट गेम्स तो बड़ी चैलेंजिंग थी, क्योंकि और भी आई लाइक इट। मुझे जिस गेम में फील हुआ कि यार अब नहीं मैंने करना, वो जो फुटबॉल वाली गेम थी। अच्छा यार वो बहुत ज्यादा टफ थी,
क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है, उधर थाईलैंड में बहुत शदीद गर्मी थी और वो पूरी प्लास्टिक की वो जो बॉल थी उन्होंने हमें पहना दी थी और उसमें अपने फुटबॉल खेली थी। बाकी लड़कियों की वो फिर भी थोड़ी हाइटेड थी ना, तो उसमें से बाहर निकल के कुछ ना कुछ देख पा रही थी। मैं और फजाइला दोनों बॉल के अंदर बंद हुए थे, मुझे उसके अंदर से कुछ नजर नहीं आ रहा था। और फिर गर्मी सफोकेटिंग होगा काफी। मैं बता रही हूँ कि मुझे पसीना नहीं आता और मेरी बॉडी अंदर से हीट होना शुरू हो जाती है। पसीना नहीं आता? नहीं आता मुझे। क्या मतलब? मतलब मुझे पसीना नहीं आपकी बॉडी स्वेट नहीं बनाती? नो, इट्स लाइक जेनेटिक, इट्स फ्रॉम माय मदर। तो मुझे पसीना नहीं आता। आई स्टार्ट गेटिंग रेड, मतलब मेरे कान और चीक्स रेड हो जाते हैं, या फिर मेरी बॉडी इतनी हीट हो जाती है, मेरे हाथ, और कुछ टाइम बाद मैं फेंट भी हो जाती हूँ अगर मैं कहीं पानी में ना जाऊँ फॉरेन से। और थाईलैंड में यही हो रहा था कि जैसे कोई गेम शुरू होने वाली होती थी उससे पहले मैं पानी के अपने ऊपर कप गिराती थी, और इसमें भी यही हुआ कि मैं पहले अपने आप को पानी से पूरा गीला करती थी और फिर मैं गेम के लिए जाती थी। और वो वाली गेम इतनी टफ थी कि अल्लाह मैंने मेरी सुन ली और बारिश हो गई। तो मेरे का शुक्र है कि मैं ये गेम नहीं खेल रही दोबारा। और कौन सी गेम थी जो आपको करने में बहुत मजा आया? आपने कहा यार ये आपकी फेवरेट गेम? हाँ, सर्फिंग। एनी गेम दैट वाज विद द वाटर, आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड। हाँ, ताकि पसीना ना आए तो टेंशन ना हो। वाटर गेम्स मुझे पसंद है। अच्छा, आप लोग कार्निवल पे भी गए थे, वो कैसा था एक्सपीरियंस? वो बहुत मजे का था, बहुत मजे का था। उस दिन वेदर इतना अच्छा था, ब्लैक क्लाउड्स, और वो जो बना हुआ है जिस तरह से कार्निवल, वो बहुत प्यारा बना हुआ था। और फिर जब हमने उसमें अंदर जाके गेम्स खेली, लेकिन आपको पता है वो इतनी बच्चों वाली गेम्स थी और उसमें आई कुडंट गेट नंबर्स, मैं कर ही नहीं पाई उसमें, क्योंकि वो बच्चों वाली गेम्स होती हैं और मतलब उसमें आई थिंक आपका लक ज़्यादा चल रहा होता है कि कैसे खेलना है। अच्छा, एज अ होस्ट शुएब को कैसा पाया आपने? क्योंकि जाहिर है गेम मास्टर तो वही हैं, सब आपको सब एक्टिविटीज सब कुछ। शुएब इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी और उनके साथ मुझे बहुत मज़ा आया है, क्योंकि हम लोग गेम्स खेलने के बाद भी हम लोग आपस में भी बहुत एंजॉय करते थे। तो वो बिल्कुल भी मुझे रूड नहीं लगे, या ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने किसी भी कंटेस्टेंट के साथ अलग अलग बिहेवियर रखा है। वो सबके साथ बहुत अच्छे थे। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है और इसलिए मज़ा भी आया, मतलब। और आपकी फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या थी इस पूरे में शो में, पूरे एक्सपीरियंस में? हाँ, अल्टीमेट मुकाबला में। यार हम लोग शो करने के बाद वापस आए और हम सारे कंटेस्टेंट्स मिलके रात को बाहर निकल गए। आपने नहीं कभी सोचा कि तमाशा में आप जाएं, तमाशा घर में? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि माइंड बनाया है, लेकिन अच्छा, आई थिंक वो ऑफर आई आपको तमाशा की? हाँ, आई है। और बस होता ही है कि आई थिंक मेरी कमिटमेंट्स कुछ ऐसी है कि मैं एकदम से खुद इतने सारे दिनों के लिए मेरे लिए बाउंड होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी आई टोल्ड यू कि मुझे अपने पेजेंट्स के लिए कभी भी कॉल आती है तो मुझे जाना होता है। लाइक अभी भी इट्स गोइंग टू बी इन इटली। तो आप ये अज्यूम कर रही हैं कि आप गई तो आप एंड तक रुकेंगी, क्योंकि इतने सारे दिन की कमिटमेंट तो तभी होगी ना। हो सकता है पहले हफ्ते बाहर आ जाए, पर जरूरी तो नहीं। अगर आप नहीं आते तो क्या होगा? हाँ, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, तो ये भी देखना होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम फ्यूचर में देखें आपको तमाशा में? I don't know. It depends. I don't know. I think तमाशा बहुत मुश्किल है। वहाँ पे सबके साथ एक साथ रहना और लड़ाई झगड़े और इतना। भाई अभी रह के आई हैं आप इतने सारे लोगों के साथ? यार मैं बाद में शो के बाद, गेम्स के बाद मैं अपने कमरे में बंद हो जाती थी। मुझे अपना मी टाइम चाहिए होता है, मैं शेयरिंग नहीं कर सकती। लाइक आई डोंट हैव दैट नेचर ऑफ शेयरिंग अ बेडरूम। और चलो ये भी आप एज अ चैलेंज लेके कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरी कुछ कमिटमेंट्स होती है जो मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना होता है। तो मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि कहीं उसकी वजह से कोई मिसकमिटमेंट ना हो जाए या प्रॉब्लम्स ना हो जाए। तो आई जस्ट डोंट वांट दैट। ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू एक्टिंग, मुझे ये बताएं कि एज एन एक्टर आपको कभी कभी ये चैलेंज लगता है कि जिस तरह के किरदार आप करना चाहती हैं वो आप नहीं कर पाती? मुझे हसन ऐसा लग रहा है कि मैं इतने साल से एक ही कैरेक्टर पोर्ट्रे करी हूँ, नेगेटिव। आप जो भी कर ले, आप उसमें ना मैं आपको बताती हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल बीइंग एन एक्ट्रेस, आप एक ही डायमेंशन में चल रहे हैं, मतलब आप नेगेटिव कोई भी कैरेक्टर उठा के कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके सेम एक्सप्रेशंस होंगे, कहीं ना कहीं थोड़े से यूँ हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। बट मुझे वो प्ले करने का टाइम नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई डिफरेंट कैरेक्टर ऑफर होता है, जैसे किसी साइकोपैथ का हो सकता है, किसी चोर का हो सकता है, वो एक पर्सनालिटी को समझना और फिर उसको पोर्ट्रे करना और प्ले करना, दैट्स अ चैलेंज। ये जो हम नेगेटिव वाला करते हैं, आई थिंक दैट्स
वेरी नॉर्मल, बड़ा बेसिक किस्म का बेसिक सा है। और वो बेसिक कर करके मुझे लगता है कि मैं थोड़ी बोर होना शुरू। तो आप क्यों करती हैं? सवाल ये पैदा होता है कि यार आप अगर इस वाले में ट्विस्ट था, उसके बाद अभी मैंने नहीं किया। पल दो पल कहनी ना इतने अरसे से नेगेटिव आई साइंड पल दो पल बिटवीन कभी मैं कभी तुम, और अभी उसके बाद से मुझे वो स्क्रिप्ट उस तरह कोई समझ आ नहीं रहा है, क्योंकि अभी मैं चाह रही हूँ या तो कोई पॉजिटिव कैरेक्टर में कुछ हो या फिर कोई अलग कैरेक्टर प्ले करने के लिए मेरे। आई डोंट माइंड इफ इट्स गोइंग टू बी अ स्पोर्टिंग कैरेक्टर इवन, आई डोंट माइंड, बट द थिंग इज आई वांट समथिंग डिफरेंट। जब आपको स्क्रिप्ट आता है तो पहली चीज आप क्या उसमें नोट करती हैं? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है आप में उस स्क्रिप्ट में? पहले तो अपना किरदार या ओवरऑल कहानी क्या है, उसकी प्रोजेक्शन क्या होगी? मेरी अक्सर इस बात पे लड़ाई हो रही होती है, क्योंकि जब स्क्रिप्ट आता है वो क्या होता है कि वो लोग मुझे मेरे सीन्स भेज देते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ मुझे पूरा स्क्रिप्ट चाहिए। तो वो मुझसे अक्सर ये बात होती है कि आपके सीन्स हमने भेज दिए तो आप ये रीड करें। मैं कहती हूँ कि मुझे पूरा स्क्रिप्ट चाहिए और हार्ड कॉपी में चाहिए, क्योंकि मुझे फ़ोन पे पढ़ने की आदत नहीं है। क्योंकि मुझे अक्सर ये आदत है कि मैं रात में जब अपनी चीज़ों से फ्री होती हूँ, मैं लेट नाइट बैठती हूँ और मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और सब कैरेक्टर समझती हूँ और फिर अपने कैरेक्टर को देखती हूँ कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और उन सब कैरेक्टर्स के साथ मुझे कैसा रवैया रखना है। वो आप पढ़ के ही गेन कर सकते हैं। और आप अगर ये कहें कि आपको स्क्रिप्ट मिला और आप 2 दिन में कि ओके मैं 2 दिन में नहीं पढ़ सकती, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने में भी 1 हफ्ता चाहिए। मैं बार बार पढ़ती हूँ डिफरेंट ब्रेक्स के साथ। लेकिन अगर खाली आपके सीन्स आपको भेजेंगे तो आपको समझ कैसे आएगी? नहीं समझ आती ना, तो ये अक्सर मेरी इस बात पे बहस हो जाती है। तो जब आपके पास पूरा स्क्रिप्ट आ जाता है तो सबसे पहली चीज आप क्या उसमें नोट करती हैं? अपना किरदार, या जैसे मैंने पहले तो मैं ये देखती हूँ कि डायरेक्टर कौन है और कौन डायरेक्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखना पसंद करती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना कैरेक्टर मैं साइड पे रख देती हूँ। मैं पहले पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, उसके बाद जब मैं दूसरी बार स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करती हूँ तो फिर मैं अपने कैरेक्टर को फोकस करती हूँ। ये अच्छा प्रोसेस है समझने के लिए। इससे ये होता है कि आप न्यूट्रल हो जाते हो। फिर दूसरी दफ़ा आप जब अपने कैरेक्टर पे फोकस करना शुरू करते हो तो आपको ये समझ में आती है कौन कहाँ स्टैंड करे। पहले आपको पूरी स्टोरी एब्जॉर्व करनी है, फिर आपने देखना है कि आप कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। दैट्स एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस। अच्छा, क्योंकि आपका आई डू हाईलाइट, लाइक आई हैव अ हाइलाइटर। मैं जब भी सेट पे भी जाती हूँ तो मेरे पास स्क्रिप्ट मेरा अपना होता है, मैंने हाईलाइट किया होता है और मैंने उसमें कुछ माइनर नोट्स भी बनाए हुए होते हैं, चीज़ें की होती है कि इसमें मैंने ये करना है, इसमें ये करना है, तो वो मैंने खुद ही वहाँ पे मार्क किया होता है। गुड। हाँ, तो अच्छा, जैसे हमें पता ही है कि आपका ब्यूटी और ब्यूटी पैजेंट से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो किरदारों की स्टाइलाइजेशन बड़ा मैटर करती है, राइट? एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर ने क्या कपड़े पहने हुए हैं, उसके बाल कैसे बने हुए हैं, अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है इसकी। एग्जैक्टली। तो ये आप इस पे कितनी एफर्ट डालती हैं और क्या वो आप खुद ही मैनेज कर रही होती हैं या टीम के साथ मिलके, वो क्या प्रोसेस है? आई थिंक इफ़ आई स्पीक ऑनेस्टली तो मैं ज़्यादा खुद मेहनत कर रही होती हूँ, क्योंकि होता यह है कि एकदम से आपको शूट कॉल आ जाती है कि हम इतने डेज में शूट कर रहे हैं, पर मेरा ये होता है कि उसके लिए वार्डरोब बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्डरोब हो गया, आपकी स्टाइलिंग होगी, आपने मेकअप कितना यूज़ करना है। अगर आप ग्लैमरस नहीं दिखा रहे तो आपको बहुत मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जैसे कि गरीब लड़की का कैरेक्टर दिखा रहे तो आपके लिए नॉर्मल है कि कैसे कपड़े पहनेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक गरीब लड़की का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है तो मेरे पास वो कपड़े अवेलेबल उस टाइम पे नहीं होंगे। नहीं, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स जो गरीब होते हैं उन्होंने फिर भी डिजाइनर वेयर भी पहनी होती है, अक्सर ने मेकअप बहुत ज्यादा किया हुआ होता है। ये नहीं सही लगता ना ऑन स्क्रीन, ये नहीं सही आता। तो आपको ये बॉदर नहीं करता कि यार मैं गरीब लड़की प्ले करूंगी तो अब मैं मेकअप नहीं करूंगी, बगैर मेकअप के या कम मेकअप के? बहुत खुश होती हूँ हसन, सच में। मैं सेट पे मुझे सब ब्यूटी क्वीन हो के आप खुश होती हैं इस बात से कि यार मैं धुले हुए मुंह के साथ मुझे आना पड़ेगा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और मुझे मेकअप करने से उलझन है। अच्छा, I don't want to do makeup. Even I'm comfortable going with my own hairs. Even अभी भी हम बैठे हुए तो मैंने अपने बाल नहीं किए हुए। It's my own hair, no styling, no heat products. हाँ. तो मुझे इस पे कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं होता आप यार, ये तो बड़ी सिंपल ब्यूटी क्वीन है आप पूछे सेट पे, पल दो पल के सेट पे मेरे पास कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं आता था टच। ये देखे ना तस्वीर लगी पीछे, पोस्टर हमने इतना बड़ा लगाया हुआ आपका, इसीलिए लगाया हुआ है। हाँ, अगर कोई ग्लैमरस कैरेक्टर में प्ले कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसे देखूंगी। जैसे कभी मैं कभी तुम में, तो आपने जाहिर है फसाना था। कभी मैं कभी तुम्हें, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, मेरे डायरेक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया था कि इसमें मेकअप नहीं होना चाहिए। अच्छा, या उसमें मेकअप नहीं था इतना। ओके, तो अदील ऐसे मरमिटा आप पे बगैर, अभी तो आप तैयार होती तो फिर क्या होता? फिर
तैयार होके आई थिंक मुझे खुद को मैं इतनी अच्छी नहीं लगती। आई थिंक मैं बगैर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कभी तुम में अदील आप पे बगैर तैयार थी, मेकअप में मरमिटा, तो अगर आप तैयार होती तो फिर क्या हो जाता? पता नहीं फिर क्या होता है अदील के साथ, फिर क्या ही हो जाता ना। सो बट यू आर सेइंग कि इट्स इम्पोर्टेंट कि आर्टिस्ट सीरियसली लें इस चीज को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब तक वो हुलिया नहीं बनाएंगे ना, आपको खुद को वो फील नहीं आती है। तो फॉर एग्जांपल पल दो पल में जो शुरू का आपका था ट्रैक, जिसमें दिखाया गया था कि वफा जो है वो गरीब है या एक छोटे घर, उसके लिए फिर आपने कहाँ से, क्योंकि आपके पास तो नहीं होंगे ये कपड़े? मेरे पास नहीं थे, और हुआ ये था कि मैंने उनसे कहा था कि मुझे कुछ डेज चाहिए होंगे, क्योंकि मुझे वार्डरोब रेडी करवाना होगा। गरीब घर की जब आप लड़की दिखा रहे होते तो उनका ये होता है दुपट्टा कोई कभी कुछ, जैसे कि अगर आपने कमीज कोई लिए तो ट्राउजर किसी का पहन लिया, अच्छा कलर मैच नहीं हुआ, और मेकअप नहीं था, और एक दुपट्टा लिया हुआ था, अगर आपने देखा पहले एपिसोड में, ब्लैक कलर का, और मेकअप नहीं था उसमें, तो इस तरह से किया। और जो अमीर जब हो गई या जब वो शादी वादी हो गई, फिर इजी हो गया आपके लिए अपने कपड़े आपने? आई डू हैव माय ओन डिजाइनर, जो सिर्फ मेरे लिए कर रही होती है। ये भी उन्होंने ही डिजाइन किया हुआ स्पेशली, तो उसमें मैंने स्पेशली उनके लिए मैंने 15 डेज अपने डायरेक्टर से मांगे थे, उन्होंने बना के दिए और मैंने वो पहने उसमें। वेरी गुड। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कि आप किरदार जो है अपनी स्टाइलिंग के ऊपर, स्टाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फ्यूचर में क्या आपने मेंशन किया, एक फिल्म भी आने वाली है? वो बहुत पुरानी फिल्म होगी, इट्स बीन अ ईयर, तो वो अभी तक नहीं आई है, रिलीज नहीं हुई। या इट्स अ जॉइंट वेंचर, यूके में शूट हुई थी, बट आई एम वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है। ठीक है। और ड्रामों में क्या फ्यूचर अभी आप देख रही हैं? साइन किया है अभी तक? नहीं साइन किया अभी तक, पढ़ ही रही हैं? मैंने अभी साइन नहीं किया है। मेरे पास 4 स्क्रिप्ट्स आए थे, बट मुझे वो चारों नेगेटिव थे? नेगेटिव था। चारों नेगेटिव? नहीं, एक पॉजिटिव था, उसमें हमारी डेट्स नहीं बनी, हाया जो अभी चल चुका हुआ है, सो उसमें हमारी डेट्स का प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं पल दो पल शूट करी थी और ये ऑन एयर जाने वाला था, और इनको लगातार डेट्स चाहिए थी। अच्छा भाई, ये बताएं कि ये क्या वजह है कि 4 में से 3 आपको नेगेटिव ऑफर हुए हैं? क्या है, क्यों आपको नेगेटिव इतना क्यों ऑफर होते हैं? क्यों आपके लुक्स है या आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है एज अ नेगेटिव एक्टर? क्या वजह, आपको क्या कभी सोचा आपने कि इसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने बिल्कुल सोचा है। होता ही है कि हमारी इंडस्ट्री में अगर आपने कोई कैरेक्टर बहुत अच्छा कर लिया है और वो रजिस्टर भी हो गया, तो फिर लोग आपको उसी कैरेक्टर में बार बार अप्रोच करता है। फॉर एग्जांपल कि मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया और वो हिट हो गया, तो अब आपको जो ऑफर्स आएंगी तो वो उसमें ही आपको देखना पसंद करेंगे कि ये इसने बहुत अच्छा प्ले किया था, इससे करवाते हैं, या इसको कह देते हैं कि ये वाला कैरेक्टर ये प्ले करे। तो आई थिंक ऐसा नहीं है, मुझे कुछ पॉजिटिव भी स्क्रिप्ट्स मिले हैं, बट किसी की स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लगी, कहीं पे कोई इश्यूज थे, यू नो, ऑल टुगेदर। अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप क्या करना पसंद करेंगी? रोमांटिक, नेगेटिव या कॉमेडी? रोमांटिक करना। कॉमेडी करने का नहीं कभी ख्याल आता है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे होता है, बनते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, वो कॉमेडी था, वो बहुत अच्छा गया। जी मुझे याद है, बहुत अच्छा गया वो मैं खुद देखती थी बैठ के। आई लव्ड माय ओन एक्टिंग इन दैट। हाँ, लेकिन फिर भी आप रोमांस को प्रेफर कर रही हैं? हाँ। इसकी क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि हमारे ऑडियंस रोमांस से ज्यादा कनेक्ट करती है? नहीं, अभी तक मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया, तो आई एम टेकिंग इट एज अ चैलेंज कि अगर मैं ये करूंगी तो मैं उसमें। आपने हमेशा उस शख्स से रोमांस किया जो किसी और के साथ शादी हो चुकी होती है, उसके साथ आप रोमांस करती हैं, आपको मौका नहीं मिला? और ये मुझे सबसे बुरा लगता है। In reality, I'm totally against it. कितना ये चैलेंज है आपके लिए? आप चाहते हैं कि किसी ऐसे शख्स के साथ रोमांस? आपको पता है, लिटरली हसन, जब हम लोग शूट कर रहे होते थे ना, तो मैं उसमें डायलॉग्स पढ़ती थी कि वो उसको क्या करने में कहती थी, सलमान ये क्या चल रहा है, लोग ये भी करते हैं? तो कहते थे हाँ, मतलब मुझे उसमें जो राइटर ने लिखा होता था कि वो लड़की उसको, मतलब जो भी वो प्लानिंग करी होती है और कुछ भी, तो उसमें जो डायलॉग्स और जो हरकतें, तो मैं उन पे शॉक्ड हो जाती थी कि ये इतनी प्लानिंग करते हैं लोग। मासूम है आप, बिल्कुल आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या होता है ना? मैं रियल लाइफ में इस मामले में बहुत मासूम, कोई आइडिया नहीं, और मैं ऐसी ही ठीक हूँ। कोई आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा। मैं ये इसको मैं प्रमोट नहीं करती कि यार आप अल्लाह माफ करे कि किसी के मियाँ को खराब करें। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस है सबके साथ काम करने का? सलमान के साथ आई एम श्योर आपके ज्यादा सबसे सीन्स हैं। सलमान के साथ ज्यादा सीन्स थे। तो कैसा था एक्सपीरियंस सेट के ऊपर? सलमान बहुत अच्छा है, इज वेरी कूल एंड काम पर्सनालिटी, और मैं उसको कहती होती हूँ कि यार तुम इतने कूल और काम कैसे हो, क्योंकि अक्सर वो रन्स इन द फैमिली, इट रन्स इन द फैमिली, वो सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे हैं, बट दैट्स वेरी गुड, क्योंकि वो लिटरली कुछ भी हो रहा होता था, लाइट चली गई या कोई भी मसला मसाइल हो गया, सलमान बैठे हुए या सो गए,
मतलब वो बहुत कूल और काम पर्सनालिटी है। ठीक है, कोई बर्थडे नहीं हुआ किसी नहीं का? नहीं नहीं, गुड, अच्छा माहौल था। अच्छा माहौल। ठीक है, ऑन दैट नोट ख्वातीनो ज़ात आपसे इजाज़त चाहेंगे। इजाज़त से पहले भी अरीज अगर आप कुछ कहना चाहें, आपके बड़े फैंस हैं जो आपको बड़ा सपोर्ट करते हो, इतने अरसे से करते आ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे जितने भी फैंस हैं और जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सब के लिए बहुत दुआएं और बहुत सारा प्यार एंड रिस्पेक्ट। और अगर मैं कोई एडवाइस देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं ज़रूर करें, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अपने रास्ते में मत आने दें एंड नेवर गिव अप। और हमेशा जो भी आप लोगों से प्यार करते हैं उनको माफ़ करें और साथ रहना सीखें। क्या बात है, क्या बात है, नेवर गिव अप, और जिनसे प्यार करते हैं उनका साथ दें। हाँ, साथ। कितना अच्छा मैसेज दिया अरीज। अरीज, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर, एंड इंशाल्लाह फिर कभी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ख्वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, आपसे भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।